हेलो एवरीवन। सो आज से जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर चुके हैं और 11th स्टैंडर्ड के अंदर अभी न्यूली कॉमर्स में एडमिशन लिया है, उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है। क्यों सर? क्योंकि आज से मैं उनको ये बताने वाला हूं कि 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स जीएससीबी बोर्ड के अंदर, गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के अंदर इकोनॉमिक्स आप जो पढ़ने जाने वाले हो उसका सिलेबस का ओवरव्यू आज हम करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चले कि पूरे साल के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, विच काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग अ ईयर। तो अभी पूरे साल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि चैप्टर से आपके 12, देयर आर 12 चैप्टर्स इन योर इकोनॉमिक्स बुक। एक बार इंडेक्स को देखो, पुरानी बुक होगी तो 11 चैप्टर्स होंगे, अगर नई बुक है, इफ यू हैव द न्यू बुक, सो देयर आर 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर है। अब ये 12 चैप्टर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और इकोनॉमिक्स का पेपर आपको देना पड़ेगा 11 कॉमर्स जीएससीबी के अंदर। सर सबसे पहली बात कि एनुअल का पेपर कितने मार्क्स का होता है? तो एनुअल का पेपर 80 मार्क्स का होता है। ओके, 20 मार्क्स आपकी स्कूल देगी और टोटल आपका जो बनेगा दैट इज 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स का आपका एनुअल का रिजल्ट बन के आपके हाथ में आएगा। इस तरीके से 11 स्टैंडर्ड का एनुअल एग्जाम का पैटर्न होता है सर। लेकिन सर उससे सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि विच काइंड ऑफ सिलेबस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग अ ईयर। So there are 12 chapters. My dear students, try to understand there are 12 chapters. The first chapter is economics and introduction. क्या बात है सर? मतलब पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। आप एक बार चैप्टर ओपन करके देखो, शांति से रिलैक्स होके बैठो, आपको ये पता चलेगा कि पहले चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, वो हमें पढ़ना है। इट मीन्स दैट कि देयर आर सेवरल डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन चैप्टर 1 में आपको मिलेगी। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स है, इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने डेफिनेशंस दी है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम और अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। तो देखो मैं आपको थिंकर के नाम बता रहा हूं, आपको थिंकर के नाम याद रखने हैं। पहला थिंकर है एरिस्टोटल, जो आपको चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है वो उससे बताया। एडम स्मिथ देखने को मिलेगा, मार्शल देखने को मिलेगा, केन्स देखने को मिलेगा, सैमुअलसन देखने को मिलेगा। ये सारे थिंकर्स उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है वो सारी चीजें तुमको बताएंगे चैप्टर नंबर 1 में। और उसके साथ साथ एक जनरल डेफिनेशन भी है कि इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। अभी देखो मैं आपको चीजें ओवरव्यू करवा रहा हूं, जब मैं चैप्टर नंबर 1 चालू करूंगा इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैं प्रॉपर मीनिंग बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। अभी मैं सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूं, चैप्टर का ओवरव्यू, सिलेबस का हम अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं कि हम पूरे साल में क्या पढ़ने वाले हैं। रेडी? तो चैप्टर नंबर 1 में आपको यह पता चलेगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सर क्या बात कर रहे हो? अभी तक आप जो पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के साथ में पढ़ रहे थे, बट नाउ आपको इकोनॉमिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है। तो इट इज वेरी मैंडेटरी एंड कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 में वो समझ लेंगे सर। चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल कंसेप्ट, फिर से एक बार बोल रहा हूं, फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज। चैप्टर नंबर 2 में आपको वो चीजें देखने को मिलेगा सर। सर फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक कंसेप्ट, मतलब चैप्टर में इकोनॉमिक्स में आप बेसिक कंसेप्ट समझोगे। तो बेसिक कंसेप्ट में हम क्या समझेंगे? तो सर बेसिक कंसेप्ट में हम समझेंगे प्राइस आ गया, अपना वैल्यू आ गया कि प्राइस क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। उसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि भाई गुड्स क्या होती है और सर्विसेज क्या होती है। दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेकंड चैप्टर, समझना। उसके बाद में गुड्स टेंजिबल है, सर्विस इनटेंजिबल है, तो गुड्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सर यहां पे दूसरा टॉपिक पड़ गया गुड्स के टाइप्स। अभी गुड्स क्या है तो तुमने सुना होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, मतलब ऐसी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल थिंग्स, जो गुड्स है, वस्तुएं, तो वो सारी चीजें जो तुमको टच कर सकते हो टेंजिबल फॉर्म में, दीज आर दी नोन एज गुड्स इन इकोनॉमिक्स। तो सर गुड्स क्या है, प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है, सर्विस क्या है, ये सारी चीजें तुम फंडामेंटल कंसेप्ट सेकंड नंबर के चैप्टर में पढ़ोगे सर।
दूसरा टर्मोलॉजीज में सबसे बड़ी टर्मोलॉजी आती है ट्रेड साइकिल। कान खोल के सुन लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सर ये वर्ड तो हमने 10th में सुन रखा है। यस सर, 10th में एसएस में हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बस उसी को पकड़ के चलना है। लेकिन उसका एक अपडेशन वर्जन आएगा, अपडेट वर्जन आएगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जो डीप में तुमको समझना पड़ेगा कि भाई लैंड क्या होती है, किस तरीके से ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल टर्म में लैंड की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, डोंट वरी फॉर दैट। बाद में हम समझेंगे कि सर ट्रेड क्या है, तो ट्रेड साइकिल आएगा सर, ट्रेड साइकिल समझेंगे। तो ट्रेड साइकिल में भी 4 फेजेस आते हैं, ट्रेड साइकिल के भी 4 फेजेस आते हैं। पहला तुम्हारा बूम आ गया, तेजी मंदी, तेजी मंदी आज के टाइम पे चल रही है, तो बस बूम आ गया, रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, रिकवरी आ गई। दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज कंसिडर एज द ट्रेड साइकिल। चैप्टर नंबर 2 बहुत मस्त चैप्टर है, जिसमें आप ये सारी चीजें पढ़ोगे जो कुछ भी मैंने अभी आपको यहां पे बताया। माय पर्सनली फेवरेट चैप्टर डिमांड। भाई साहब, इकोनॉमिक्स अगर समझनी है, दिमाग में जहन में उतारनी है, तो सिर्फ 2 ही चैप्टर करने हैं, डिमांड और सप्लाई। 50% इकोनॉमिक्स आ गई। सिर्फ 2 ही चैप्टर करने हैं, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तुमको 50% इकोनॉमिक्स आ गई। हाँ सर, बाकी का जो है ना, वो उस पर ही डिपेंड है। इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस काइंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद में तो सब थियोरेटिकल सेंस में चीजें चली जाएगी, बट डिमांड एंड सप्लाई इट इज अ मोर प्रैक्टिकल सेंस। तो सर डिमांड के अंदर ही इतनी सारी चीजें है, बहुत लेंथी चैप्टर है भाई, मजा आएगा। कस्टमर के पर्सपेक्टिव से डिमांड क्या है, सेल्समैन के पर्सपेक्टिव से डिमांड क्या है, कस्टमर और सेल्समैन, कस्टमर और सेल्समैन, इन दोनों का जो रिलेशन है डिमांड के साथ, वो हम समझेंगे चैप्टर नंबर 3 में। अभी सिर्फ एक ग्लांस दे रहा हूं कि चैप्टर नंबर 3 में एक नाम तुमको याद रखना है, दैट इज अ मार्शल। चैप्टर नंबर 3 में नाम तुम्हें याद रखना है मार्शल का, क्योंकि डिमांड का जो लॉ है, द लॉ ऑफ डिमांड विच इज गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल। समझो मेरी बात। तो चैप्टर नंबर 3 इज बेस्ड ऑन डिमांड। तो सर प्राइस और डिमांड इन दोनों का एक बस्त नाता है सर। तू जहां मैं वहां, तू बढ़ेगा मैं घटूंगा, तू घटेगा मैं बढ़ूंगा। एक सिंपल लॉजिक है कि डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन है सर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। अगर प्राइस बढ़ती है तो लोगों की डिमांड घटती है, अगर प्राइस घटती है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरा वर्ड क्या है सर, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तेरे जेब में पैसा होगा, तू जाके डिमांड करेगा, लेकिन मार्केट में चीजें महंगी हो गई, 100 रुपए किलो प्याज है, तू सोचेगा नहीं 100 रुपए किलो है, ज्यादा महंगा है, एक काम करता हूं 1 किलो लेता हूं। तेरी डिमांड क्या हो गई, घट गई। आपकी डिमांड क्या हो गई, घट गई, क्योंकि 100 रुपए किलो है, क्योंकि प्राइस बढ़ा है। लेकिन अगर मानो 100 रुपए के 8 किलो है, तो सोचेगा ओ माय गॉड, ये तो मजा आ गया, 100 रुपए के 8 किलो मतलब 12 रुपए किलो के हिसाब से। तो आप क्या करोगे, ज्यादा ले लोगे सर, क्योंकि प्राइस घटा है, डिमांड बढ़ जाएगी। बट ऑब्वियसली बात है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मान के चलो कि ये डिमांड का जो कंसेप्ट है, जो प्राइस के साथ पूरा का पूरा रिलेटेड है, तो सबसे पहले अपने को प्राइस समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्राइस, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर ये तुमने समझ लिया तुमको इकोनॉमिक्स आ गई। सर आप इतना दावे से कैसे बोल सकते हो, मैं सिंपली बता रहा हूं, सारा का सारा इकोनॉमिक्स ये 2 ही चैप्टर पे बेस्ड होता है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। बाकी के जितने भी चैप्टर है वो इकोनॉमिकली हिस्ट्री बेस्ड होते हैं, जिसमें तुमको थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज और कॉस्ट और रेवेन्यू समझना है। बाकी ये जितना भी नीचे आएगा, दिस इज ऑल आर थ्योरेटिकल सेंस, और इन सब का रिलेशन एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो अभी अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर देना, जब भी तुम स्कूल में ये चैप्टर पढ़ोगे ना मेरे भाई, एक भी दिन छुट्टी मत गिराना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर इकोनॉमिक्स के बैकबोन है, इकोनॉमिक्स के बैकबोन है सर।
इकोनॉमिक्स के बैकबोन है, डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों को साथ में ही पढ़ने का। रेडी? प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप, प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप। ओके डन, हमको सब चार समझ में आ गया। नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, नंबर 2 फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, नंबर 3 डिमांड, नंबर 4 सप्लाई, नंबर 5 कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा। मतलब कॉस्ट मतलब मैं मानो कि ये मार्कर बना रहा हूं, तो इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा लगेगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, खर्चा, चीजों को बनाने का खर्चा। एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, एक होता है सेलिंग कॉस्ट। मेरी बात कान खोल के सुन लेना। दो टाइप की कॉस्ट होती है। एक होता है, अभी ऐसा तो देखा जाए तो बहुत सारे टाइप की कॉस्ट होती है, लेकिन अपने बुक में तो 11 में यही लिखा है, सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ही है। रेडी? दूसरा हमें पढ़ना है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब पैसा। पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है मेरे भाई। तो रेवेन्यू के अंदर भी क्या समझना है अपने को? तो भाई टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट में भी हमें क्या समझना है कि सर फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी की सारी चीजें हमें कॉस्ट में समझनी है। चलो सर, रेवेन्यू के अंदर भी सेम टू सेम अपने को टोटल रेवेन्यू समझना है, एवरेज रेवेन्यू समझना है और मार्जिनल रेवेन्यू समझना है। टोटल हो गए तुम्हारे 5 चैप्टर। उसके बाद में जो चैप्टर्स आएंगे 6 to 12 चैप्टर्स, ये सभी के सभी चैप्टर आप देखोगे तो बहुत इजी मिलेंगे, थ्योरेटिकल साइंस में मिलेंगे। सबसे पहले जो 5 चैप्टर है, दीज आर दी रॉ मटेरियल ऑफ द इकोनॉमिक्स, और बाकी जितने भी चैप्टर्स है ये थोड़े हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में है। मार्केट में आप क्या पढ़ोगे? तो भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर मार्केट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देयर आर 2 मेजर मार्केट्स इन द वर्ल्ड, इन इंडिया जनरल देखा जाए तो, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के और 3 टाइप्स है जो आपके बुक में मेंशन्ड है। नंबर 1 मोनोपोली, बहुत बार सुना है सर, मोनोपोली मोनोपोली मोनोपोली। सेकंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओ माय गॉड, ये एक नया आया वर्ड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और थर्ड नंबर इट इज ओलिगोपोली। तो ये बहुत सारे टाइप्स के मार्केट आपको पढ़ने हैं। तो इन द मार्केट जहां पे बायर एंड सेलर, मेरी बात कान खोल के सुन लेना, बायर खरीदने वाला, सेलर बेचने वाला, ये दो लोग जहां पे आके मिलते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज द मार्केट। और उस मार्केट के अंदर मेरे भाइयों स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा मोनोपोली मार्केट है, कौन सा ओलिगोपोली मार्केट है, कौन सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, कौन सा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलेगी चैप्टर नंबर 6 में। डोंट वरी फॉर दैट। चैप्टर नंबर 7 इंडियन इकोनॉमी, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव वाला चैप्टर है। ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए और गए, तब से लेके हमारी इंडियन इकोनॉमी का पूरा सिनारियो आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट। थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि ये हिस्ट्री है, हाँ है, मैं बोल रहा हूं ना, हाँ है। इंडियन इकोनॉमी माय फेवरेट चैप्टर। व्हाई? इंडियन इकोनॉमी के अंदर, सॉरी, इंडियन इकोनॉमी के बाद में 1 नंबर का चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म, जहां पे हमें पढ़ना है एलपीजी। ओ माय गॉड सर, वापस आ गया ये तो। ये तुम्हारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक है सर। आप बोलोगे सर ये तो हमने 10th में पढ़ लिया है 16 नंबर के चैप्टर में। बेटा वो नहीं है, वो तो सिर्फ झलक है, ये पूरा का पूरा अलग है। समझो मेरी बात, इसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो नहीं है, यहां पे तुम्हारी गैस लेकर जाने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, बहुत मजेदार टॉपिक है जो डीप में हमें जाना है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो सर इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफडीआई। और मेरे भाई समझो, एफडीआई, उसके आगे समझना एफआईआई, एफपीआई, रेडी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये समझना है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पूरा का पूरा तुम्हें इकोनॉमिक्स का नॉलेज इकोनॉमिक रिफॉर्म में मिल जाएगा। अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म आया कब? तो 1991 में आया, दिमाग में रखने का। व्हेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स केम इन आवर इंडिया, 1991। मस्त चैप्टर है, एलपीजी के बारे में पढ़ोगे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा।
नेशनल इनकम, ओ माय गॉड सर, नेशनल इनकम ऐसा आपने 10th में सुना होगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनआई, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, नेशनल इनकम मींस एनआई। और इसी नेशनल इनकम को अगर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, इसी नेशनल इनकम को मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, टोटल पॉपुलेशन से, तो मुझे मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। सर ऐसा कोर्स हमने 10th में सुना है, यहां पे समझना है, और 12th में तो इसकी हिस्ट्री है, मजा आएगा 12th में। तो सर नेशनल इनकम, इट इज अ टोटल इनकम ऑफ एनी कंट्री ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर फिस्कल ईयर या तो फाइनेंशियल ईयर। रेडी? तो कभी भी किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हो टोटल पॉपुलेशन से, तो उस कंट्री का तुमको मिलने वाला होगा पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स है जो तुमको एग्जाम में पूछेंगे। रेडी? कैलकुलेटिंग मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, सबसे अच्छी बात, यहां पे तुम 4 टॉपिक ऐसे पढ़ने वाले हो जो तुम्हारा दिमाग खोल देगी। नंबर 1 जीडीपी, नंबर 2 एनडीपी, नंबर 3 जीएनपी, नंबर 4 एनएनपी। ओ माय गॉड, यहां पे देखो कितने पी है। तो नंबर 1 जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, this kind of concept you have to understand in the chapter in national income. My God सर, मजा आने वाला है इकोनॉमिक्स के अंदर, गर्दा उड़ा देंगे हम। आगे बजट। सर बजट अभी तो आया फरवरी में, बस वो जो फरवरी में आया ना बजट, वही पढ़ना है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है। जब खोलोगे तब पता चलेगा। सेंट्रल बजट, स्टेट बजट एंड लोकल बजट, 3 बजट पढ़ने। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सेंट्रल बजट, स्टेट बजट एंड लोकल बजट। रेडी? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, करंट अकाउंट, ये सब कुछ पढ़ना है। आगे 11 नंबर इकोनॉमिक थॉट्स। 3 लोगों के इकोनॉमिक थॉट्स आपको पढ़ने हैं इन चैप्टर नंबर 11। सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है एम के गांधी का। तो गांधी जी ने जो टॉपिक्स दिए हैं, इकोनॉमिकल थॉट्स बोले हैं, वो आपको याद रखने। मैं बता दे रहा हूं, आपको स्कूल वाले पूछेंगे। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का थॉट प्रोसेस, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का थॉट प्रोसेस आप अच्छे से पढ़ के जाना, आपको सब आ जाएगा गांधी बाबू क्या चाहते। दूसरा है चाणक्य। तो चाणक्य क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र क्या है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी इकोनॉमिक थॉट्स में। और तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये तीनों के थॉट्स आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 11 में। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है इकोनॉमिक्स के अंदर। आपको ऐसी चीजें पता चलेगी जो आपने पहले कभी पढ़ी ही नहीं है, और आपका दिमाग खुलने वाला है। खुशी मनाओ। चलो सर, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 है कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर क्या हमको इकोनॉमिक्स में खेती सिखा रहे हो, वो भी ऑर्गेनिक वाली। और पहली बात सर, ये चैप्टर तो पहले था ही नहीं। इस साल जीएससीबी गवर्नमेंट ने, मतलब हमारी गुजरात गवर्नमेंट ने ये चैप्टर ऐड किया है। अभी ये चैप्टर 8 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में, 10 स्टैंडर्ड में, 11 स्टैंडर्ड में, 12 स्टैंडर्ड में ऐड होते गया है, होते गया। इधर आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर सुभाष पालेकर। भाई साहब, डॉक्टर सुभाष पालेकर ने किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए वो बताया है इन दिस चैप्टर। अभी वो जब चैप्टर चालू होगा तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि भाई सबसे पहले सुभाष पालेकर कौन है। तो सुभाष पालेकर हिज एन हाइनेस, वो एक पद्मश्री अवार्ड विनर है, जिन्होंने एग्रीकल्चर का पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया है, और किस तरीके से इंसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है वो सारी चीजें उन्होंने उस चैप्टर में बताई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो याद रखना कि जीएससीबी 11 कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में देयर आर 12 चैप्टर्स। नंबर 1 फिर से रिपीट करेंगे, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेशनल इनकम,
budget, economic thoughts and components of organic farming. 12 chapter syllabus khatam, 11 commerce GSCB. Thank you so much for listening. Stay healthy, keep watching. नहीं समझ में आए तो पूछ लेना. Thank you so much.